Hi Bachapari, very warm welcome to the channel. I am your English educator Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर बर्थ जिसे लिखा है AJ क्रॉनिन ने. तो जल्दी से चैट बॉक्स में AJ क्रॉनिन ओपी कर दीजिए. चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं इस चैप्टर को. बच्चों ये जो चैप्टर है ये चैप्टर बात करता है एक बच्चे के जन्म के बारे में, पर ये चैप्टर बात करता है एक प्रोफेशनल के जन्म के बारे में भी. जी हाँ, ये चैप्टर एक ऐसे क्रिटिकल केस के बारे में बात करता है जिसमें एक डॉक्टर फंस जाता है और वो डॉक्टर किस तरीके से अपनी सूझबूझ से उससे निकल आता है, और ये वन ऑफ इट्स फर्स्ट केसेस में से है. तो वो अपने आप को कैसी पोजीशन में पाता है मानो जैसे कि उसका खुद का जन्म एज अ डॉक्टर उसी दिन हुआ हो. इसलिए जो टाइटल बर्थ है वो ना तो सिर्फ उस बच्चे के जन्म के लिए है पर उस हमारी प्रोटैगनिस्ट के एज अ डॉक्टर जन्म के लिए भी है. तो चैप्टर की शुरुआत होती है जब एंड्रयू जो है वो ब्रायन गोर नाम की एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर जो मॉर्गन उनका इंतजार कर रहे होते हैं. एकदम ऐसे चलते चलते चक्कर काटते काटते उनका इंतजार कर रहे होते हैं. वो बताते हैं कि वो यहाँ पर इतनी देर से चक्कर काट रहे हैं और जैसे ही वो ऑफ कोर्स एंड्रयू को देखते हैं तो वो एकदम से खुश हो जाते हैं. आप मानिए जैसे कि आप डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं और डॉक्टर को देखते ही आपको रिलीफ आ जाता है. ये ऐसा होता है क्योंकि हमारे अंदर से ये एक होप होती है डॉक्टर्स को लेके कि अगर कुछ भी होगा या कुछ भी हो गया है तो डॉक्टर्स तो ऐसे हैं जो कि जरूर हमें बचा लेंगे. अगर हम डॉक्टर के पास पहुंच गए तो वो हमें 100% बचा लेंगे. तो ऐसा ही कुछ जो मॉर्गन के साथ भी होता है. जो मॉर्गन यहाँ पर चक्कर काट रहे हैं एंड्रयू के लिए जो कि एक डॉक्टर हैं, ठीक है, तो उनका इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए चक्कर काट रहे थे और जैसे ही उन्होंने डॉक्टर को देखा तो उन्हें राहत भरी सांस आई. अब इतने में जैसे ही उन्होंने एंड्रयू को देखा उन्होंने कहा, डॉक्टर आई एम ग्लैड टू सी यू, आई बीन बैक एंड फॉरवर्ड हियर दिस लास्ट आवर. बोला आपको देखकर मैं इतना खुश हो गया हूँ क्योंकि पिछले 1 घंटे से बस मैं इधर चक्कर ही काटते जा रहा हूँ. डॉक्टर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरी जो वाइफ है ना, मेरी वाइफ चाहती है कि आप उसके डिलीवरी टाइम से पहले पहुंच जाओ उसके पास. अब बच्चों कभी कभी क्या होता है हम किसी चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस होते हैं क्योंकि वो चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. ऐसा ही कुछ जो है यहाँ पर जो मॉर्गन और जो मॉर्गन की फैमिली के लिए है. जो मॉर्गन की फैमिली जो है वो न जाने कितने सालों से एक बच्चे को एक्सपेक्ट कर रही है, सोच रही है कि उनके जिंदगी में भी एक बच्चा आए. बट अनफॉर्चुनेटली जो मॉर्गन और जो मॉर्गन की वाइफ जो है वो इतने सालों के बाद में अब जाके एक बेबी के साथ प्रेग्नेंट हुए हैं और अब जो है उन्हें इतनी टेंशन है क्योंकि उनका केस बहुत क्रिटिकल है. तो उन्हें इतनी टेंशन है कि वो इस बच्चे को खो ना दे. तो क्योंकि वो उसको लेकर इतना ज्यादा कंसर्न है तो यहाँ पर जो मॉर्गन की वाइफ क्या चाहती है कि यहाँ पे हमारे जो डॉक्टर है वो कुछ समय पहले ही आ जाए. मतलब जो भी टाइम है कि जिस टाइम पर अभी उनकी डिलीवरी होनी है उससे पहले डॉक्टर वहां पर मौजूद हो. अब जैसे ये बात यहाँ पर जो मॉर्गन कहते हैं एंड्रयू से बात करते हैं तो एंड्रयू मानो जैसे कि अपने किसी ख्वाब में खोया हुआ था और एकदम से जाग जाता है और एकदम से जागकर मॉर्गन को कहता है ठीक है आप इंतजार करो. ऐसा होता है ना कभी कभी हम कहीं पे खोए होते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं और कोई हमसे बात करता है तो एकदम से उस ख्वाब में से हम निकल कर आते हैं. एग्जैक्टली ऐसा ही यहाँ पर होता है. तो एंड्रयू ने अभी क्या किया, अब्रप्टली एकदम से वो बाहर निकला अपने कॉन्टेम्पलेशन यानी अपने सोच विचार से और मॉर्गन को उसने कहा इंतजार करो. अब वो जाता है अंदर घर में जाके बैग लेकर आता है एंड फिर दोनों निकल पड़ते हैं नंबर 12 ब्लेना टेरेस के लिए. ठीक है, तो ब्लेना टेरेस के लिए वो दोनों निकल पड़ते हैं. जगह है प्रॉपर नाउन है, सो प्लीज एक्सक्यूज माई प्रोनाउंसिएशन. The night air was cool and deep with quiet mystery. तो अब वो आराम से वहां पे चल रहे हैं, रात वाली एकदम खतरनाक ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, एक अजीब सी मिस्ट्री वहां पर मौजूद है. अब यहाँ पर जब एंड्रयू एकदम से डल है, एकदम से उसके अंदर जान नहीं है, एकदम बिल्कुल भी एनर्जी उसके अंदर नहीं है, उसको तो अभी तक प्रीमॉनिशन यानी उसको अभी तक अंदाजा नहीं है कि आज जिस रात में वो इतना डल फील कर रहा है, जितना होपलेस फील कर रहा है,
आज वो रात है जो उसके पूरे करियर को, उसके पूरे फ्यूचर को ब्लेनली के अंदर कन्वर्ट कर सकती है। यानी मतलब यहाँ पे आज वो रात होने वाली है जो उसका ब्लेनली में फ्यूचर तय करने वाली है। अब ये दोनों आराम से चुपचाप चलते रहते हैं और अभी जो मॉर्गन के घर जाने की तैयारी करते हैं। तो दोनों ना जो मॉर्गन के घर क्यों जा रहे हैं मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते रहिएगा। तो यहाँ पर वो जाते हैं, जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो जो है वो रुक जाता है और रुक कर अपने घर के बाहर रुक कर कहता है मैं ना अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि ना मेरे को, उसको ना कहीं डर लग रहा होता, उसको बहुत डर लग रहा होता है। वो फेस नहीं कर पाएगा, वो नहीं देख पाएगा अपनी वाइफ को लेबर के अंदर, वो नहीं देख पाएगा। उसको अंदर से डर लग रहा है, क्या पता ये बच्चा हमसे छिन तो नहीं जाएगा, कहीं ऐसा कुछ हो जाए। मतलब ऐसा होता है ना कि नहीं मेरे को जाना ही नहीं है, मैं तब जाऊंगा जब सब ठीक होगा। और मुझे पता है, डॉक्टर को उसने बोला बट मैन आई नो यूल डू वेल फॉर अस। बोला क्योंकि मुझे पता है कि तुम जो भी करोगे वो हमारे लिए बेस्ट करोगे। तो अभी यहाँ पर ये सोच के वो अंदर नहीं जाता है, वो बाहर रुक जाता है। उसको डर भी बहुत लग रहा होता है, सो वो बाहर रुक जाता है और एंड्रयू अकेले अंदर जाता है। जब एंड्रयू अकेले जाता है तो वहां पर उसे नैरो स्टेयर देखने को मिलती है, बहुत ही पतली दुबली स्टेयरकेस उसे देखने को मिलती है, सीढ़ियां देखने को मिलती है जो कि एक छोटे से बेडरूम की तरफ जाती है। एक ऐसा बेडरूम जो क्लीन है पर उसके अंदर पूरी तरीके से अच्छे से फर्नीचर भी नहीं लगाया गया है। और वहां पर अगर थोड़ी सी भी रोशनी हो रखी है तो वो सिर्फ एक ऑयल लैंप से हो रखी है, एक ऑयल लैंप के जरिए थोड़ी सी रोशनी वहां पर की हुई है। अब यहाँ पर मिसेस मॉर्गन की मॉम जो है वो बड़ी टॉल ग्रे हेड वुमन है, लगभग 70 साल की वो है, थोड़ी सी मोटी ताजी हैं। और उनके साथ में वहां पर, अच्छा, लगभग 70 साल की हैं और फिर वहां पर थोड़ी सी मोटी ताजी एक बूढ़ी मिडवाइफ यानी दाइमा भी खड़ी हुई हैं। अच्छा, अब ये सबको, जैसे ये सारे लोग आराम से यहाँ पर रूम में हैं तो एंड्रयू जैसे ही अंदर आता है तो वो एंड्रयू को देखते हैं। जैसे एंड्रयू एंटर कर रहा है तो वो लोग देख रहे हैं एंड्रयू को अंदर एंटर करते हुए। एंड्रयू बेचारा शर्मा जा रहा होगा कि अरे यार ये तीनों औरतें मेरे को ऐसे देख रही है। बेसिकली पेशेंट के साथ में मिडवाइफ एंड ऑफ कोर्स हमारी पेशेंट की मॉम। अब जैसे यहाँ पर एंड्रयू अंदर घुसता है और वो पेशेंट को देखता है यानी मिसेस मॉर्गन को देखता है तो वो समझ जाता है कि अभी तो काफी ज्यादा टाइम है, मतलब अभी तो दूर दूर तक लेबर के कोई आसार नहीं है, अभी तो डिलीवरी हो ही नहीं सकती। अब जैसे ही उसे ये अंदाजा लगता है तो इतने में मिसेस मॉर्गन की मम्मी जो है वो घबरा जाती हैं, क्योंकि मिसेस मॉर्गन की मम्मी को ये लगता है कि कहीं ये डॉक्टर हमें बीच में छोड़कर चला ना जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये बीच में छोड़कर ये सोच के कि यार अभी तो इसमें काफी टाइम है और ये सोच के बस यहाँ से चला जाए। अगर ये चला जाएगा और अगर ये करेक्ट टाइम नहीं आया और बच्चे को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। तो ये सोच के वो सोचती है कि थोड़ा लालच इसको दे देती हूँ चाय कॉफी का, थोड़ा प्यार से इससे बात कर लेती हूँ, थोड़ी देर इसे बिठा लेती हूँ तो रुक जाएगा। लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी डॉक्टर, उन्होंने बोला अरे रुको मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। अब जैसे उन्होंने ये बोला तो एंड्रयू ने भी एकदम स्माइल किया, उसे समझ में आ गया था कि मिसेस मॉर्गन की मॉम क्या करना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने रिप्लाई किया डोंट फ्रेट मदर, आई विल नॉट रन अवे। डरो मत मम्मा, एक तरीके से हम कहते हैं ना आंटी माता जी माँ जी, तो बोला कि आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिए माँ जी, मैं कहीं पे नहीं भागूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यही हूं, मैं यही रहूंगा। देखो यार एंड्रयू को ऑलरेडी ये चीज पता चल गई थी, उसे अंदर ही अंदर ये पता था कि एक तो ये केस ऐसा है जिसमें उसका फुल अटेंशन चाहिए होगा और दूसरी बात ये है कि उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि वो घर जाए, और वो घर जाएगा भी तो वो 1 घंटे की भी प्रॉपर नींद नहीं ले पाएगा कि इतने में उसे वापस भाग कर यहाँ पर आना पड़ेगा। तो इसीलिए उसने सोचा कि यार अभी मैं यहीं रुक जाता हूँ, यहीं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, उसी से मेरा काम चल जाएगा। तो नीचे वो गया, आराम से जाकर उसने वो चाय पी जो कि उसे मिसेस मॉर्गन की मम्मी ने दी थी। एंड देन उसके बाद में एकदम लेथार्जी, एकदम पूरा ऐसा तो ना आलस, बुरा वाला आलस उसके ऊपर आ गया था और उसे ऐसा लग रहा था कि ठीक है चलो अब आराम यहाँ पर कर लेता हूँ, यहाँ पर रुक जाता हूँ जब तक डिलीवरी नहीं होती है।
अब वो थोड़ी देर में ऊपर जाता है, ऊपर जाकर वापस देखता है कि भाई कोई प्रोग्रेस हुई है या नहीं हुई है। उसे समझ में आ जाता है कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा समय बचा हुआ है, तो वो नीचे आता है और किचन फायर के पास में बैठ जाता है। बच्चों ये जो किचन फायर है वो अभी भी स्टिल थी, बट ऐसा होता है ना कि थोड़ी-थोड़ी चिंगारियाँ उठती रहती हैं, थोड़ा कोयले की आवाज़ होती रहती है, गुड़-गुड़ गुड़-गुड़ होता रहता है ना? तो वहाँ पर किचन फायर तो स्टिल थी, बट थोड़ा-सा चिंगारियों की आवाज़ हो रही थी। पास में लगी हुई एक वॉल की क्लॉक थी, उसकी उसकी आवाज़ हो रही थी, ठीक है? उसके बाद में उन्होंने देखा कि बाहर जो मॉर्गन चल रहा है, टेंशन के मारे वो जो चक्कर लगा रहा है इतनी भयंकर ठंड में सड़क पे, उसके चलने की भी आवाज़ आ रही थी। ये सारी की सारी आवाज़ें बस इतनी शांति थी कि सब कुछ वो नोट कर पा रहा था। उसके ऑपोजिट वो बूढ़ी औरत यानी मिसेस मॉर्गन की मम्मी बैठी हुई थी और वो काफी मोशनलेस थी। वो सिर्फ और सिर्फ देख रही थी एंड्रयू को, मतलब एकदम पूरी तरीके से एंड्रयू को नोटिस कर रही थी, सोच रही थी कि आखिरकार एंड्रयू के दिमाग में क्या चल रहा है, और ऐसा होता है ना, ऑब्जर्व कर रही थी। अब यहाँ पर रही बात एंड्रयू की, तो एंड्रयू बड़ा ही कंफ्यूज था, बड़ा ही कंफ्यूज था। एक्चुअली उसके साथ में आज कार्डिफ स्टेशन में कुछ हुआ था, जिसकी वजह से उसके दिमाग से वो जा ही नहीं रहा था। अब बच्चों यार, हर एक जो प्रोफेशनल होता है उसकी भी एक पर्सनल लाइफ तो होती है, राइट? अब यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है। अब वैसे तो एंड्रयू एक डॉक्टर है, बट एक ह्यूमन बीइंग भी है, उसकी भी कुछ पर्सनल लाइफ होगी, कुछ ऐसी परेशानियां होंगी जिनसे वो जूझ रहा है। बट बच्चों, प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को साइड में रखकर और काम करते हैं, और यही एक्चुअली एक अच्छे प्रोफेशनल की निशानी होती है, जैसे कि एंड्रयू भी कुछ हद तक यहाँ पर कर रहा है। एंड्रयू यहाँ पर एक बहुत ही अजीब कश्मकश में था, और उसके बावजूद वो यहाँ पर अपने केस के लिए आया, और ना तो सिर्फ आया, अपना फुल अटेंशन देने के लिए यहाँ पर रुका। बट अभी जब उसके पास कुछ खाली समय था और उसका केस उसका इतना अटेंशन डिमांड नहीं कर रहा था, वो एकदम से अपने ख्वाबों में खो गया। उसे याद आ रहे थे कुछ ऐसे लोग और उनकी मैरिजेस जो कि बहुत ही टॉक्सिक थी। ठीक है, तो कुछ लोग याद आ रहे थे और उनकी मैरिजेस, उनकी टॉक्सिक मैरिजेस उन्हें याद आ रही थी। ऐसा क्यों था, मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली यहाँ पे एंड्रयू की उनकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन से लड़ाई हो गई थी। अब आपको पता है कि कोई भी एक रिलेशनशिप जो होता है वो एक ऐसे स्टेज पे तो आ ही जाता है जहां पर आपका पार्टनर आपसे कमिटमेंट मांगता है, और इन टर्म्स ऑफ मैरिज कमिटमेंट मांगता है। इस कमिटमेंट के लिए बहुत सारे लोग रेडी होते हैं, बहुत सारे लोग रेडी नहीं होते हैं, उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से, जो हो सकता है उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हो या किसी और को देखकर उनके दिमाग में आए हों। एंड्रयू के साथ भी यही परेशानी थी। एंड्रयू को जब भी वो शादी के बारे में सोच रहा था, उसे ये शादियां याद आ रही थी। उसके दिमाग में ब्रैमवेल के बारे में आ रहा था, जो एक औरत से इतना पागलों वाला प्यार करता था, इतना पागलों वाला प्यार करता था, और उस औरत ने उसे धोखा दिया। उसके दिमाग में याद आ रहा था एडवर्ड पेज, जो कि एक ऐसी ऐसी औरत से बंधा हुआ था जो बहुत टॉक्सिक थी, बहुत डोमिनेटिंग थी, बहुत टॉक्सिक थी, बहुत लड़ाकू थी। उसके बाद में एक और केस उसे याद आ रहा था डेनी का, जो कि अपनी बीवी से दूर तो रहता है बट बहुत ही नाखुश है, जिंदगी में बहुत ही नाखुश है। उसे दिख रहा था कि ये सारे मैरिजेस डिस्मल फेलियर में थे। उसे लग रहा था जैसे कि यार, ये जो मैरिज है, ये मैरिज का कॉन्सेप्ट वैसा नहीं है जैसा हमें बताया जाता है। नहीं, मैरिज इज नॉट अ फेरी टेल, इट्स नॉट अ फेरी टेल। आपको लगता है कि मैरिज जो है वो अपने एक आइडियलिक स्टेट के अंदर बहुत खूबसूरत है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, अच्छा दिस इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन, बट यू नो व्हेन रियलिटी हिट्स इट्स वेरी डिफरेंट। एंड एंड्रयू उसी के बारे में सोचे जा रहा था। ही वाज थिंकिंग अबाउट ऑल दीज मैरिजेस जो प्रॉपर फेल थे, ऐसे मैरिजेस जिसके अंदर लोग एक दूसरे से अलग रहकर खुश नहीं थे, लोग एक दूसरे के साथ रहकर खुश नहीं थे, लोगों के अंदर लॉयल्टी नहीं है, कोई किसी को धोखा दे रहा है, कोई किसी को धोखा दे रहा है, गॉड नोस क्या हो रहा था। और इसीलिए वो अंदर से डर रहा था। वो ये सोच रहा था कि कहीं वो क्रिस्टीन को खो तो नहीं देगा, ये मैरिज की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो भी ऐसी अलग हो जाए एंड देन इस तरीके की जिंदगी जिए।
तो एक तरफ उसका दिमाग उसे बार बार ये कह रहा था दैट मैरिज इज फ्लॉप है, ठीक है, ये जो इंस्टीट्यूशन है ये इंस्टीट्यूशन अपने आप में फ्लॉप है। और दूसरी तरफ उसका दिल जो है उसके सामने क्रिस्टीन की इमेज बना रहा था, क्रिस्टीन की इमेज बना रहा था। उसकी उन चमकीली आंखों को देखकर एंड्रयू सोच रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्रिस्टीन के साथ कोई मैरिज फेल हो सकती है। वो ये सोच रहा था कि यार क्रिस्टीन क्रिस्टीन तो ऐसी है कि उसके साथ में मेरी मैरिज कभी फेल हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर एंड्रयू के दिल और दिमाग के बीच में एक जबरदस्त जंग चल रही थी। अब जब ऐसा हो रहा था और ऐसी सोच के अंदर वो डूबा हुआ था, तो वो आराम से अपने लेग्स को स्ट्रेच करके अपने चिन को अपने चेस्ट पे रख के एकदम बस उस फायर के अंदर देखे जा रहा था। उसके पूरे थॉट्स में सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टीन बसी थी। इस तरीके से वो पूरी तरीके से क्रिस्टीन के बारे में सोच रहा था, उन उन ख्वाबों में इतनी बुरी तरीके से डूब गया था कि जब ओल्ड वुमन ने, वो जो मिसेस मॉर्गन की मम्मी थी, उन्होंने उसे एड्रेस किया, उसे बुलाया, तो वो एकदम एकदम से बाहर निकला अपनी सोच से। ऐसा होता है ना, आप चौंक जाते हो क्योंकि आप एक ऐसे स्टेट के अंदर थे, आप खो चुके थे, आप यहाँ पर नहीं थे, इस प्रेजेंट सिनेरियो में नहीं थे, और एकदम से आपको पुकारा जाता है तो आप एकदम से उस प्रेजेंट सिनेरियो में आते हो। एग्जैक्टली ऐसा हुआ। तो यहाँ पर लगता है मिसेस मॉर्गन को कोई एक मिसेस मॉर्गन की मम्मी को कोई एक बात याद आ गई थी, तो वो बात कहना चाहती थी। उन्होंने कहा, Susan said not to give her the chloroform if it would harm the baby. उन्होंने कहा कि सूजन ने मुझे कहा है कि अगर बच्चे को कोई नुकसान हो, अगर बच्चे को कोई नुकसान हो तो मुझे क्लोरोफॉर्म नहीं चाहिए। अब ऐसा होता है कि यार कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, डिलीवरीज होती हैं जिसके अंदर माँ को बेहोश करके ऑपरेट करके बच्चा निकालना पड़ता है। अब ऐसे में कभी कभी बहुत सारे रिस्क जो है एसोसिएटेड होते हैं, और रिस्क तो हमारी मॉर्गन फैमिली लेना ही नहीं चाहती थी। सूजन मॉर्गन ये कह रही थी कि अगर मुझे क्लोरोफॉर्म देने से मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा तो आप मुझे क्लोरोफॉर्म दीजिए ही मत। आप देख रहे हैं माँ का प्यार, एक माँ अपने बच्चे से इतना प्यार कर रही है कि वो अपने होश के अंदर सारे दर्द बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। वो सारे दर्द बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, क्योंकि अगर उसे नम किया और उसके बच्चे को कुछ हो गया तो वो उससे बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसा उसने अपनी मम्मी को बताया था, और उसकी मम्मी जो है यहाँ पर डॉक्टर से शेयर कर रही थी। वो बता रही थी कि किस तरीके से ये सब लोगों के लिए ये बच्चा बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड्रयू ने रिप्लाई किया, इट वोंट डू एनी हार्म द एनेस्थेटिक, दे विल बी ऑल राइट। एंड्रयू ने रिप्लाई किया, नहीं माँ जी आप टेंशन मत करो, कुछ नहीं होगा, एनेस्थेसिया से कुछ नहीं होगा, सूजन भी सेफ रहेगी और बेबी भी सेफ रहेगा। अब जैसे ही उसने बोला तो एकदम से नर्स की वॉइस आती है और वो दोनों ऊपर चले जाते हैं। एंड्रयू घड़ी की तरफ देखता है जिसमें 3:30 अभी बज चुके हैं। वो उठता है और बेडरूम की तरफ चला जाता है। उसे लगता है कि अब उसे अपना काम शुरू करना चाहिए। 1 घंटा बीत जाता है जिसमें उसने काफी लंबी गहरी स्ट्रगल की होती है। फिर सुबह की पहली किरण के साथ पर्दों में से आते हुए कुछ किरणों के अंदर, पर्दों में से कुछ ऐसे रोशनी आ रही थी, कुछ पहली किरण आ रही थी सूरज की। उस बच्चे को वो अपनी गोद में उठाता है। जब उस बच्चे को अपने गोद में उठाता है तो वो फील करता है कि ये बच्चा तो लाइफलेस है, यानी ये बच्चा बेजान है। एक ऐसा बच्चा जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है मॉर्गन फैमिली के लिए। ये डिलीवरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर एंड्रयू के लिए, क्योंकि ये उसके जीवन का एक्चुअली वन ऑफ द फर्स्ट केसेस है। और ये बच्चे का जब जन्म होता है तो वो बच्चा बेजान होता है। अब ऐसे में एंड्रयू क्या करेगा?
एंड्रयू उसे देखता है और देखते ही वो एकदम से दहल जाता है, उसका दिल दहल जाता है। उसको लगता है कि उसके प्रॉमिस का क्या? उसने प्रॉमिस किया था जो को कि वो माँ और बच्चे को कुछ नहीं होने देगा। उसका फेस एकदम से उसकी खुद की सोच, उसके खुद के एक्सर्शंस, उसके खुद के प्रेशर की वजह से लाल हो जाता है और एकदम से ठंडा भी हो जाता है। वो हेजिटेट करता है और इतने में उसे लगता है कि वो क्या करे। वो एक बहुत बड़े डिलेमा के अंदर फंस जाता है और डिलेमा ये होता है कि क्या वो इस बच्चे के अंदर फिर से जान डालने की कोशिश करे या फिर माँ को बचाए, या अभी वो अपना अटेंशन इस बच्चे को दे या फिर सूजन को जो वहां पर बेजान पड़ी थी। ये डिलेमा इतना अर्जेंट है कि उसके पास अभी कैलकुलेशंस लगाने का समय नहीं है। ये अक्कड़ बक्कड़ करने का टाइम नहीं है कि ये करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा तो ये तो है ही नहीं समय। इसीलिए वो फटाफट से बच्चे को नर्स को देकर सूजन मॉर्गन की तरफ चला जाता है। सूजन मॉर्गन पल्स लेस वहां पर लेटी होती हैं और वो फटाफट से हेस्ट में अपनी अपनी जल्दबाजी में कोशिश करता है कि नहीं, उन्हें वापस से उनकी स्ट्रेंथ देनी है ताकि वो जल्द से जल्द रिकवर कर सके। तो फटाफट से एक ग्लास की बोतल लेकर आता है, उसके अंदर अपनी सिरिंज डालता है और फिर उसमें सूजन मॉर्गन है, सूजन मॉर्गन को वो सिरिंज लगा देता है, इंजेक्ट कर देता है। थोड़े ही मिनट के अंदर, थोड़े ही मिनटों के अंदर फिर से उनकी धड़कनें चलने लगती हैं, काफी तेज हो जाती हैं और वो समझ जाते हैं कि सूजन मॉर्गन को अब अकेला छोड़ा जा सकता है। अब उसकी शर्ट की स्लीव्स पूरी तरीके से खुल चुकी हैं और अब एकदम से उसको मतलब भयंकर पसीना आ चुका है और अब वो अपना पूरा कंसंट्रेशन किधर डालता है? उस बच्चे की तरफ जिसको भी उसकी जरूरत है। वो पूछता है नर्स से, वेयर्स द चाइल्ड? अब वहां पे नर्स क्या बोले कि उसने बच्चे को बेड के नीचे घुसा दिया है। जी हाँ, उन्होंने बच्चे को बेड के नीचे घुसा दिया, पेपर में डाल के और बेड के नीचे घुसा दिया। एंड्रयू एकदम से नीचे घुटने के बल जाता है और जाकर फिर उस न्यूज़पेपर्स के थ्रू बच्चे को बाहर निकालता है। वो देखता है उस बच्चे को कि बच्चा इतना परफेक्टली फॉर्म्ड है, उसके बावजूद इसकी बॉडी ऐसी वाइट, ऐसी सॉफ्ट, एकदम एक होता ना चिक की तरह, इसकी बॉडी ऐसी कैसी है? हाँ, टैलो यानी चिक की तरह ही ऐसा कैसा है? वो देखता है उसका कॉर्ड बहुत ही अजीब तरीके से सेट है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई टूटी हुई टहनी नहीं होती है जो बेजान है, जो अपने आप में खड़ी नहीं रह पाएगी। उसकी स्किन का टेक्सचर भी बहुत अच्छा होता है, बहुत स्मूथ होता है, बहुत टेंडर होता है और उसका उसका सर एकदम से उसके नेक पे एकदम ऐसे टिक नहीं रहा होता। उसके लिम्स बोनलेस लग रहे होते हैं। ये सारी की सारी चीजें देखकर वो बच्चे को घूरता रहता है और घूरते घूरते उसके दिमाग में इस पूरे के पूरे केस का सिर्फ एक ही जवाब आता है और वो जवाब है लैक ऑफ ऑक्सीजन। जी बिल्कुल, इस बच्चे को लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, सांस ले ना ले पाने की वजह से ये सब हो रहा है और वो बेजान है। उसने पढ़ा था, उसने एक ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा था जिस ट्रीटमेंट से शायद वो इस बच्चे को फिर से जिंदा कर सकता है। और इसीलिए वो एकदम से अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है और बोलता है हमारी मिडवाइफ को कि मुझे थोड़ा गर्म पानी और थोड़ा ठंडा पानी लाके दो। अब वो नर्स को बोलता है कि जाओ क्विक क्विक बेसिन्स भी लेके आना, कुछ ठंडा पानी, कुछ गर्म पानी और बेसिन भी लेके आना। अब इतने में नर्स कहती है कि अभी ये बच्चे के साथ आप क्या करने वाले हो, ये बच्चा तो मर चुका है। एंड्रयू उसकी एक नहीं सुनता और एंड्रयू कहता है जल्दी जाओ, कहा ना पानी लेके आओ। तो नर्स भागती है और वो गर्म और ठंडा पानी लेकर आती है। फिर एंड्रयू एक ब्लैंकेट स्नैच करके एक स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन शुरू करता है। जैसे ही बेसिन आते हैं वो एक बेसिन में गुनगुना पानी जो कि बॉडी टेम्परेचर का हो और एक बेसिन में काफी ठंडा पानी डाल देता है। और फिर क्या?
फिर वो बच्चे को सबसे पहले उस गुनगुने पानी के बेसिन में डालता है, जिसकी वजह से उसका बॉडी का टेम्परेचर काफी वार्म, काफी नॉर्मल हो जाए। और फिर उस बच्चे को उठाकर ठंडे पानी में डाल देता है। बच्चों देखो, जैसे मान लो अभी अभी आप सोकर उठे हो, तो आपका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो काफी सेट है, काफी वार्म है। अब ऐसे में अगर आप ठंडे ठंडे पानी का शावर ले लोगे तो एकदम से सिसकियां नहीं भरने लग जाते हैं हम, है ना? तो सिसकियां भरने लग जाते हैं। ऐसा ही कुछ एंड्रयू ने सोचा था। एंड्रयू ने सोचा था कि अगर मैं गर्म पानी के अंदर, मतलब गुनगुने पानी के अंदर, ल्यूकवार्म वाटर के अंदर इस बच्चे को डालूंगा तो इसका बॉडी का टेम्परेचर भी वैसा ही हो जाएगा, और अगर इसे ठंडे पानी में डाल दूंगा तो ये भी सिसकियां लेगा। और एक बार जो इसने सिसकी ली, एक बार जो वो साइकिल, वो पंपिंग शुरू हुई, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बेचारा एंड्रयू ऐसा करते ही रहता है, 15 मिनट तक करते रहता है। 15 मिनट बस वो यही करते रहेगा, बच्चे को इधर से उधर जगल करते रहता है जैसे कि एक जगलर हो। एंड्रयू को इतना पसीना आ जाता है कि उसके आंखों में वो पसीना जा रहा होता है। फिर एकदम से हाफते हाफते, वो तो हाफने लग जाता है, पर वो नोटिस करता है कि इस बच्चे की बॉडी के अंदर, बेजान बॉडी के अंदर थोड़ी सी भी जान नहीं आई है, कोई सांस का स्कोप नहीं है। एक बहुत ही डेस्परेट सेंस ऑफ डिफीट उसको फील होता है। उसे फील होता है जैसे कि वो हार गया, जैसे कि वो नहीं कर पाया, जैसे कि वो होपलेस हो जाता है कि अब इस बच्चे के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। जब वहां पर नर्स उसे बड़ी ही एकदम कहते हैं ना, बड़ी अजीब नजर से देख रही होती है, तो अभी उसे लगता है कि यार अभी अभी क्या करेंगे, मतलब कैसे ये बच्चा कैसे बचेगा, ये डॉक्टर पागल हो गया है क्या? और डॉक्टर खुद वहां पर सोच रहे होते हैं कि नर्स वहां पर खड़ी हुई है, मुझे अजीब तरीके से जज कर रही है, और दूसरी तरफ वो देखते हैं मिसेस मॉर्गन की मम्मी को, जो कि दीवार के तरफ लगते हुए बस वहां पर उस बच्चे के लिए प्रे किए जा रही है, जिनकी आंखें सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले को देख रही है, और बस वो प्रे करना चाहती है उस बच्चे के लिए, उस बच्चे को कैसे जैसे पाना चाहती है। उनको देखते ही एंड्रयू को याद आता है कि वो कितनी शिद्दत से अपने ग्रैंड चाइल्ड को गले लगाना चाहती थी, उनकी कितनी इच्छा थी कि इस फैमिली में ये बच्चा आए। और जैसे ही उन्हें याद आता है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है कि उन्होंने एफर्ट्स तो लगाए, पर ये सारे के सारे एफर्ट्स वेस्ट हो गए। बहुत बुरा फील कर रहे होते हैं वो, ये सोच के कि क्यों वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाए। यहाँ पे पूरा का पूरा फ्लोर जो है पूरी तरीके से कीचड़ के अंदर तब्दील हो जाता है। यहाँ पे वो बेचारा बच्चा इतना गीला हो चुका होता है, इतना स्लिपरी हो जाता है कि एंड्रयू के हाथ से बस गिरने वाला होता है, ऑलमोस्ट वाइट फिश जैसा। तो जब वो वहां पर फिर भी उसके लिए कोशिश कर रहे होते हैं, तो मिडवाइफ, वो जो दाइमा होती है, वो जो नर्स होती है, वो कहती है अरे डॉक्टर बस करो, ये बच्चा एक स्टिल बॉर्न है, ये जिंदा नहीं है, बख्श दो इसे, मत करो इसके साथ ये सब। वो सोचती है कि क्यों एक ऐसे जीव को परेशान किया जा रहा है जो कि अच्छी तरीके से मतलब जो पैदा ही नहीं हुआ है, जो मरा हुआ है, आप उसको क्यों परेशान कर रहे हो, उसे जाने दो, उसे ऐसा लगता है। एंड्रयू नहीं मानता। एंड्रयू को याद है कि उसने एक प्रॉमिस किया है, और वो प्रॉमिस अब वो पूरा करके रहेगा। वो एक टाल से, एक रफ टाल से बच्चे की पीठ को रब करने लगता है। वो बच्चे की पीठ को रब करता है, और उसके साथ साथ उसके चेस्ट को, बहुत टाइनी चेस्ट को एकदम से ऐसे स्नैच करके और फिर छोड़ने लगता है, एक तरीके से पंप करने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि क्या पता ये काम कर जाए। वो थोड़ी देर तक ये करता ही रहता है, और बहुत कोशिश अंदर से फुल एकदम फेथ के साथ ये करता रहता है, और फिर मानो जैसे कि एक मिरेकल हो जाता है, एक चमत्कार हो जाता है, क्योंकि उसके हाथ जो उस बच्चे की टाइनी चेस्ट पर थे, क्योंकि उसकी चेस्ट को पंप कर रहे थे,
उन हाथों में मानो जैसे एक धड़कन सुनाई देती है। एंड्रयू एकदम से होश में आता है, अभी तक तो वो एकदम सोच नहीं पा रहा था क्या हो रहा है, क्या नहीं, बट अब एंड्रयू एकदम से होश में आता है और वो सोचता है उसकी उँगलियों के नीचे कुछ तो धड़का, उसे धड़कन महसूस हुई है। वो अपने एफर्ट्स को डबल कर देता है कि नहीं, अब मेरे को जल्दी से और पंप करना है, और तेजी से पंप करना है। और जैसे वो और तेजी से पंप करने लगता है, वो बच्चा गैस्प करने लगता है, हाफने लगता है। फिर थोड़ी देर में उसके नाक से एक म्यूकस का बबल दिखता है। बेचारा बच्चा गरम ठंडे पानी में इतनी बार जगल किया गया है कि उसे शायद जुकाम लग गई है। मानो जैसे उसके अंदर जान आती है, जैसे अब वो लिम्स जो हैं वो बोनलेस नहीं होते, वो हेड जो है वो इस तरीके से नहीं एकदम टिका हुआ होता है। उसकी स्किन जो एकदम वाइट फिश की तरह थी वो धीरे धीरे पिंक होने लगती है। और फिर जिसका हम सबको इंतजार था, वो बच्चा रोने लगता है। तो बच्चा रोने लगता है और जैसे ही वो रोता है, नर्स कहती है डियर फादर इन हेवन। वो चमत्कार देखती है, एक चमत्कार। इट्स कम अलाइव। एंड्रयू उस बच्चे को उस नर्स को दे देता है। वो बहुत वीक, बहुत डेज्ड फील कर रहा होता है। पूरा रूम ऑफ कोर्स उसने कीचड़ बना दिया होता है, ब्लैंकेट्स एंड टॉवल्स एंड बेसिन्स एंड सॉइल इंस्ट्रूमेंट्स एंड हाइपोडेर्मिक सिरिंज, सब कुछ यहाँ पर पड़ा होता है। ऐसा लगता है एक कीचड़ हो। और उधर वहां दूर सूजन अभी भी एनेस्थीसिया से रिकवर नहीं की होती, धीरे धीरे रिकवर कर रही होती है। और वो ओल्ड वुमन जो अभी भी वॉल से लगकर खड़ी होती है, उनके हाथ जुड़ते हैं दुआ में, प्रार्थना में। और उनके लिप्स जो हैं वो बिना किसी साउंड के चल रहे होते हैं, वो प्रार्थना कर रही होती है। शायद भगवान का शुक्रिया अदा कर रही होती है कि उन्होंने उस बच्चे को बचा लिया, उनके सपने को बचा लिया। वो सब इस बच्चे को इतनी शिद्दत से चाहते थे, शायद कायनात ने उन्हें उनसे मिला। फिर एंड्रयू जाता है, अपनी स्लीव्स को थोड़ा ऊपर पुट करता है, जैकेट पहनता है, कहता है मैं बैग बाद में लेने आ जाऊंगा। वो नीचे जाता है, नीचे जाकर पानी पीता है क्योंकि वो बहुत डिहाइड्रेट हो जाता है। फिर वो एकदम से कोट डालता है, हैट डालता है और बाहर जाता है, जहां पर जो एकदम उसके फेस पे एक एक्सपेक्टेशन दिखती है। और आज बहुत अच्छा लग रहा है एंड्रयू को कि वो एक्सपेक्टेशन उसने तोड़ी नहीं है। क्योंकि जब जो वहां पर पूछता है, एक एक्सपेक्टेशन शो करता है, तो एंड्रयू कहता है ऑल राइट जो, बोथ ऑल राइट, सही है जो, दोनों सही है एकदम। मानो जो तो बिल्कुल उसको पता नहीं है अब उसे क्या बोलना है, क्या करना है। ही जस्ट वॉन्ट्स टू मीट हिज वाइफ, ही जस्ट वॉन्ट्स टू मीट हिज चाइल्ड। और वो एकदम से अंदर चला जाता है। अब यहाँ पर कुछ रोशनी आ गई है, सुबह के 5 बज गए हैं। बाकी सारे लोगों के साथ में एंड्रयू भी उनके साथ धीरे धीरे चल रहा होता है। जब वो यहाँ पर चल रहा होता है तो वो सोचता है कि आज का दिन क्या था। उसे तो पता भी नहीं था कि आज की वो रात जिसे वो इतना ज्यादा बेकार समझ रहा था, बिकॉज आज उसकी लड़ाई हुई थी उसकी गर्लफ्रेंड के साथ में। एंड ही थॉट कि वो कैसे इस रात को ओवरकम करेगा, ये रात उसके लिए वर्स्ट होने वाली थी। उसे क्या पता था कि भगवान ने उसके लिए क्या स्टोर किया हुआ था। आज की ये रात उसका फ्यूचर ब्लेनली में बदल देने वाली थी, और वही हुआ। एक सक्सेसफुल केस वो कंप्लीट करके एंड्रयू बहुत ही अकम्प्लिश फील करता है। वो कहता है आई हैव डन समथिंग ओ गॉड, आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट। मैंने कर दिखाया भगवान जी, मैंने कर दिखाया, मैंने कुछ कुछ रियल हासिल कर दिखा। वो बहुत खुश होता है और अकम्प्लिश्ड फील करके वो वहां से चला जाता है। तो उस दिन सिर्फ उस बच्चे का ही जन्म नहीं होता है, एंड्रयू का भी जन्म होता है एज अ डॉक्टर। कितना कुछ सीखता है वो जिंदगी के बारे में।
कितना कुछ सीखता है वो लव्ड वंस के बारे में, चाहत के बारे में. दैट्स इट फ्रॉम द चैप्टर बर्थ, रिटन बाय एजे क्रॉनिन. कैसा लगा आपको ये नरेशन और एक्सप्लेनेशन? लाइक ज़रूर करके बताइएगा, कमेंट्स ज़रूर डालिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ. इसी तरीके के सारे वीडियोस कंप्लीट करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो ज़रूर कीजिए. ऑल्सो लेट मी नो अगर आपका कोई भी फीडबैक है इन कॉमेंट्स बिलो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर.